Different schedules of the Indian Constitution. The first schedule of the Indian Constitution contains the names of the states, union territories, and their territorial jurisdiction. टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो बिहार एक स्टेट है तो उसकी एक सीमा तय होगी, यूपी एक स्टेट है तो उसकी भी सीमा तय होगी। अब बिहार का एरिया एक्सटेंड करके यूपी के एरिया में हम लोग सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। अगर बिहार का एरिया को एक्सटेंड करना है तो हमें आर्टिकल 3 के तहत बिल पास कराना होगा सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा में। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट शेड्यूल क्या इंक्लूड करता है? नेम्स ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल jurisdiction. Their territorial jurisdiction. ठीक है। अब फर्स्ट शेड्यूल कितने आर्टिकल्स तक इंक्लूडेड है? फर्स्ट शेड्यूल में कितने कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं? तो आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, 4 आर्टिकल्स, फर्स्ट 4 आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ओके, नाउ द सेकेंड शेड्यूल में क्या है? सेकेंड शेड्यूल में है सैलरीज। अब सैलरीज किन की? तो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, जैसे कि प्रेसिडेंट। तो सेकेंड शेड्यूल में क्या है एक बार मैं बता देता हूं। सेकेंड शेड्यूल में क्या है? इमोलुमेंट्स मतलब क्या होता है? मेहनताना मतलब जितनी मजदूरी की है तो उसकी मेहनताना मिलती है मजदूरी की, तो वही है इमोलुमेंट्स। मेहनताना इमोलुमेंट्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मेहनताना। इमोलुमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस। कैसी अलाउंस मिल रही है, कैसी प्रिविलेजेस हैं, किनको हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हाई पोस्ट, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कितनी सैलरी है, उनको अलाउंस कैसी मिली हुई है, उनको प्रिविलेज कौन कौन सी दी गई हैं, तो ये इंक्लूडेड है सेकेंड शेड्यूल में। उसके बाद तो 1 हो गए। सेकेंड, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट्स के गवर्नर हैं उन्हें कितनी सैलरी दी जा रही है, अलाउंस उनको कौन कौन सी प्राप्त है, प्रिविलेजेस कौन कौन सी मिल रही हैं। थर्ड, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, उनको कितनी सैलरी दी जा रही है, अलाउंस कौन कौन सी है और प्रिविलेज कौन कौन सी प्राप्त है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, 3। और देखो फोर्थ, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको कितनी सैलरी है ऑफ राज्यसभा, इनको कैसी अलाउंस मिली हुई है और प्रिविलेज कौन कौन सी मिली हुई हैं। ठीक है, इसके बाद देखो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब बिहार असेंबली के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे उनको कितनी सैलरी दी जाती हैं, उनको कौन कौन से अलाउंस प्राप्त हैं, प्रिविलेज कौन कौन से मिली हुई हैं। तो ये सब किस में है? सेकंड शेड्यूल में है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLA, ठीक है। छठा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन है उनकी कितनी सैलरी है, उनको कौन कौन सी अलाउंस दी गई हैं, उनको कौन कौन से प्रिविलेज प्राप्त हैं। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी 3 और हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज
इन्हें कितनी सैलरी दी जाती है, इन्हें कौन कौन से अलाउंस प्राप्त है, इनकी प्रिविलेज कौन कौन सी प्रिविलेज इनको दी जाती है, तो कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज। इनके बाद फिर आते हैं हाई कोर्ट के जज, और लास्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। कैग को कितनी सैलरी दी जाती है, इनकी इमोलमेंट्स कितनी, इनकी मेहनताना कितनी है, इनको कौन कौन से प्रिविलेज दिए गए हैं, कौन कौन से सी अलाउंस दी गई हैं, तो ये सब सेकेंड शेड्यूल में है। इसके बाद आता है थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल में क्या है, शपथ ग्रहण। ठीक है, इसमें क्या, थर्ड शेड्यूल में क्या है, शपथ ग्रहण। तो अब देखो थर्ड शेड्यूल में शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण अब अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ध्यान से देखना कैसे, कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की शपथ ग्रहण इंक्लूडेड है थर्ड शेड्यूल में, ये मैं आपको बता रहा हूं एक ट्रिक से। देखो थर्ड शेड्यूल में क्या है, शपथ ग्रहण, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ओथ या फिर अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन। नाउ दिस इज थर्ड शेड्यूल। ओके, तो अब देखो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इसमें क्या है, ओथ और अफर्मेशन। ठीक है, ओथ और अफर्मेशन, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए ओथ प्रोवाइडेड है हमारे थर्ड शेड्यूल में, वो अब ध्यान से देखना। अब मान लो इलेक्शन होता है सेंट्रल लेजिस्लेचर, मतलब लोकसभा के लिए, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स जाएंगे इलेक्शन कमीशन में और अपना नाम देंगे। तो एक बार कैंडिडेट्स वहां पे शपथ ग्रहण करेंगे, वहां पे वोट लेंगे कि वो सही से इलेक्शन लड़ेंगे। तो पहला कि कैंडिडेट्स पहले गए, कैंडिडेट्स टू द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, कैंडिडेट्स टू द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पहला जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, लोकसभा जो 5 साल पे इलेक्शन होता है लोकसभा की, मान लो वो टिकट लेने गए और वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, बोलेंगे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन वाले एक बार वो ओथ वहां पे करवाएंगे, उनका शपथ वहां पे दिलवाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स मान लो कोई भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए गया इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमिश्नर उन्हें एक बार वोट कराएंगे कि आप एक बार शपथ करिए कि आप सही तरीके से इलेक्शन लड़िएगा। अब कैंडिडेट्स शपथ यहां पे ग्रहण कर लिया इलेक्शन कमीशन के सामने। अब कैंडिडेट क्या करेगा, जीत गया, अब वो कहां जाएगा, पार्लियामेंट में बैठेगा। तो पार्लियामेंट में बैठने से पहले वहां पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो वो जीत गया तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन गया, वो एमपी बन गया, वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन गया। तो एक बार पार्लियामेंट में भी वो ओथ लेगा, एक बार पार्लियामेंट में भी वो शपथ ग्रहण करेगा। इसके बाद मान लो मोदी जी उन्हें मिनिस्टर बनाते हैं, यूनियन मिनिस्टर बनाते हैं, तो एक बार यूनियन मिनिस्टर बनने के बाद फिर से ओथ उसी तरीके से स्टेट में आ जाओ। अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से इलेक्ट होके वो यूनियन मिनिस्टर बन गए, मोदी जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से यूनियन मिनिस्टर बनाया, तो वापस से वो ओथ को लेंगे, वापस से शपथ ग्रहण होगा। अब सेम तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में आ जाओ। इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स किसके पास जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक बार उन विधायक को, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं विधायक बनने के लिए, उनको एक बार शपथ ग्रहण करवाएगा। अब विधायकी जीतने के बाद विधायक वापस से शपथ ग्रहण करेगा, और विधायक बनने के बाद मान लो चीफ मिनिस्टर, सीएम जो है, उसे स्टेट मिनिस्टर बना देते हैं, स्टेट का मिनिस्टर बना दिया जाता है, स्टेट का मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो वापस से उनकी शपथ ग्रहण होगी। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले कैंडिडेट्स टू द इलेक्शन ऑफ
state legislature, to the election of state legislature, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर लो, कह दो, या फिर ठीक है। इन कैंडिडेट्स की सबसे पहले शपथ ग्रहण होगी, कैंडिडेट्स टू द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके कैंडिडेट्स की सबसे पहले शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद जब ये जीत जाएंगे तो वापस से विधायकी जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद ये क्या बन गए, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे ही ये बनेंगे मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वापस से ये ओथ लेंगे, ठीक है। अब मान लो चीफ मिनिस्टर ने इन मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में से कुछ लोगों को स्टेट मिनिस्टर बना दिया, कुछ लोगों को स्टेट मिनिस्टर बना दिया, तो स्टेट मिनिस्टर्स ये भी लेंगे क्या, ओथ लेंगे, ये भी शपथ लेंगे, ठीक है। छठा, स्टेट मिनिस्टर्स ये भी ओथ लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो एक बार सेंट्रल लेजिस्लेचर का देख लो, कैंडिडेट्स जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो किसके पास जाएंगे, इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, वो कहेंगे कि सर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन वाला सबसे पहले एक बारी शपथ करवाएगा। फिर मान लो वो कैंडिडेट जीत जाता है इलेक्शन, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद एक बार शपथ ग्रहण होएगा। उसके बाद मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें यूनियन मिनिस्टर बना देते हैं, कैबिनेट में बिठा देते हैं, तो वापस से उनका एक बार शपथ ग्रहण वापस से होएगा। उसम सेम तरीके से आप स्टेट में आ जाइए। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन होनी है, तो सबसे पहले कैंडिडेट कहाँ जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा। वो कहेगा कि सर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहता है ठीक है आप लड़ना चाहते हो तो एक बार शपथ लो, तो शपथ दिलवाएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। किनको, उन कैंडिडेट्स को जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। इसके बाद अब कैंडिडेट्स, मान लो वो कैंडिडेट्स जीत गया, वो विधायक जीत गया, विधायक बन गया, तो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बनने के बाद वापस से एक बार शपथ ग्रहण होएगा। उसके बाद मान लो सीएम ने उस विधायक को स्टेट का मिनिस्टर बना दिया, स्टेट मिनिस्टर बना दिया, अपने स्टेट कैबिनेट में बिठा दिया, तो उन स्टेट मिनिस्टर का वापस से शपथ ग्रहण होगा, वापस से वो शपथ लेगा स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। इसके बाद फिर सातवां और कौन लेता है शपथ, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज भी लेते हैं शपथ। आठवां जज ऑफ हाई कोर्ट के जज भी लेते हैं शपथ। उसके बाद और कौन लेते हैं, नौवां कंट्रोलर एंड कैग जिसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी शपथ लेंगे, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद फोर्थ शेड्यूल में आते हैं हम लोग। फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, मान लो फोर्थ शेड्यूल में क्या है मैटर, फोर्थ शेड्यूल का मैटर ये है कि मान लो राज्यसभा में हर स्टेट, हर राज्य का सीटें बटी हुई हैं, हर स्टेट की सीटें बटी हुई हैं राज्यसभा में, ठीक है। मान लो बिहार के कुछ सीट्स होंगे, यूपी के कुछ सीट्स होंगे, तो किस राज्य की कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, ये हमें कहां से मालूम चलता है, तो ये हमें मालूम चलता है फोर्थ शेड्यूल से। ये हमें मालूम चलता है फोर्थ शेड्यूल से कि राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी या किस यूनियन टेरिटरी की कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, तो ये हमें कौन से शेड्यूल से मालूम चलता है, तो ये हमें फोर्थ शेड्यूल से मालूम चलता है, फोर्थ शेड्यूल से मालूम चलता है। तो फोर्थ शेड्यूल में का स्टेटमेंट क्या है, मैटर क्या है, ये मैं आपको लिख के बता देता हूं एक बारी। फोर्थ शेड्यूल इसमें क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द Rajya Sabha, allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories, ठीक है। ये है फोर्थ शेड्यूल।
अब फिफ्थ शेड्यूल किन के लिए है? फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल किन के लिए है? फिफ्थ शेड्यूल है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल एरियाज क्या कौन सी एरिया होती हैं? जिन एरिया में आदिवासी रहते हैं उस एरिया को शेड्यूल एरिया कहते हैं। तो ये फिफ्थ शेड्यूल किन के लिए है? शेड्यूल एरियाज के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, मतलब आदिवासी क्षेत्र के लिए और आदिवासियों के लिए। किन के लिए है भाई? शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अब आ जाओ सिक्स्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है? सिक्स्थ शेड्यूल में अब जो भी ट्राइबल एरिया है किनका, सिक्स्थ शेड्यूल स्पेशली लाया गया था किन के लिए? 4 राज्यों के लिए लाया गया था। 4 राज्य वो कौन कौन से थे? असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, वो इन सभी क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, ये कहां पे निर्धारित है, कहां पे दिया गया है? तो सिक्स्थ शेड्यूल में दिया गया है। हमेशा याद रखना, 4 राज्यों का आदिवासी क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये याद रखना। 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों का कैसे होगा एडमिनिस्ट्रेशन? ये कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है? तो सिक्स्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ 7th शेड्यूल, जिससे कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है 7th शेड्यूल से। तो 7th शेड्यूल में डिवीजन हुआ है पावर्स का बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। डिवीजन हुआ है पावर्स का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, ये 7th शेड्यूल से क्वेश्चन आया है 2020 में, यूपीएससी के प्रीलिम में आया था क्वेश्चन। 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो इसी में लिस्ट बताया गया कि इन लिस्टों में इतनी सब्जेक्ट्स हैं, तो इन लिस्टों पे यूनियन या स्टेट लॉ बनाएगा। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी लिस्ट हैं जो कंकरेंट लिस्ट होती है, उस पर यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। और मान लो ऐसा कोई लॉ ओवरलैप करता है तो उस पर यूनियन का लॉ प्रिवेल होगा। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, अब देखो यूनियन लिस्ट, इसको लिस्ट 1 कहा जाता है। और इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, तो उस समय कितने सब्जेक्ट्स थे? इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन इसमें 3 सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया और ये 100 सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब स्टेट लिस्ट को लिस्ट 2 कहा जाता है। इसमें ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इसमें कितना सब्जेक्ट था? इस ओरिजिनली सब्जेक्ट कितना? सब्जेक्ट 66 सब्जेक्ट था। स्टेट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट था? 66 सब्जेक्ट था। और ये फिर घट के -5 हो गया, 5 सब्जेक्ट से घट गए और 61 सब्जेक्ट प्रेजेंटली है। ठीक है, प्रेजेंटली कितनी सब्जेक्ट है? 61 स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है। अब कंकरेंट लिस्ट जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। इसमें ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे? लिस्ट 3 कहा जाता है इसको। इसमें ओरिजिनली कितने सीट्स थे? तो इसमें ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स था। इसको 5 माइनस ऊपर हुआ है स्टेट में, ये कंकरेंट में आ गया, +5। यही जो 5 जो माइनस हुआ 66 में 61 बन गया, तो ये -5 प्लस हो गया नीचे जाके 47 + 5, ये 52 सब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है,
तो ये 7 शेड्यूल हो गया। अब देखो 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल। अब देखो 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल में बस भाषाएं हैं। 8 शेड्यूल में क्या है, बस भाषाएं हैं। तो शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, कितनी भाषाएं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज था, ठीक है, 14 लैंग्वेज था। अभी प्रेजेंटली कितना लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। टोटल कितना है? 22 लैंग्वेज है। तो देखो 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल कंटेन्स द लैंग्वेजेस, 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 भाषा, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी भाषाएं, ओरिजिनली कितनी भाषाएं थी? 14। ओरिजिनली कितना था? जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया 1949 में, तो उस समय कितना था? 14 लैंग्वेज थी। अभी प्रेजेंटली कितना हो गया? 22। तो कितना ऐड हो गया इसमें? 8। 8 लैंग्वेज कौन कौन सी, कैसे कैसे ऐड हुआ, ये मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले सिंधी ऐड हुआ था। सिंधी ऐड हुआ आपका 1967 में बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके बाद सिंधी के बाद कौन कौन से लैंग्वेज ऐड हुए? तो वो हैं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये कब ऐड हुए? ये ऐड हुए हैं 1992 में बाय द 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सिंधी कब ऐड किया गया लैंग्वेज? 1967 बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके बाद सिंधी हो गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 4 लैंग्वेज आ गए। बचे अभी कितने? और 4। इसके बाद फिर कब ऐड किया गया? 2003 में ऐड किया जाता है 4 और लैंग्वेजेस को। वो कौन कौन से लैंग्वेज थे? बोडो, ये इंपॉर्टेंट है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बिहार के एग्जाम में। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। संथाली मतलब झारखंड वाला क्षेत्र में ये बोला जाता है, ये भाषा संथाली। तो 2003 में ये ऐड किया जाता है 4 लैंग्वेज, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 92nd अमेंडमेंट एक्ट से, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। और एक और अमेंडमेंट होता है 2011 में, वो 96th अमेंडमेंट होता है। वो बस रीनेमिंग के लिए रीनेम किया जाता है। उड़िया भाषा को पहले ऐसे उड़िया लिखा जाता था, अब इसे उड़िया ऐसे भाषा लिखा जाता है। ये कैसे चेंज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये चेंज हुआ है आपका 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये चेंज हुआ। ये 2011 में हुआ ये चीज, ठीक है, 2011 में, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 9th शेड्यूल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th शेड्यूल, अब 9th शेड्यूल को कब ऐड किया जाता है? 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। 9th शेड्यूल को ऐड करने का मेन रीजन, कारण ये था कि कुछ लॉज को इम्यून करना था जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल स्क्रूटनी से, कि कुछ लॉज को सेफ करना था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से, ये भी कह सकते हो। तो कुछ लॉज को सेफ करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू से सेफ करने के लिए हमने कहां डाल दिया? 9th शेड्यूल में। और ये कह दिया कि इन लॉज पे इन लॉज को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, फिर भी इन लॉज को कोई चेंज नहीं कर सकता है। 9th शेड्यूल के लॉज इम्यून हो चुके थे जुडिशियल रिव्यू से, इम्यून हो चुके थे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं था।
अब क्या होता है कि शुरू में तो ये 13 ही लॉ होती हैं, 13 ही लॉज थे 9 शेड्यूल में। शुरू में तो ये 13 ही लॉज थे 9 शेड्यूल में, लेकिन ये बाद में चेंज होकर कितना हो गया, 282 लॉज हो गया। इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी है कि इस 9 शेड्यूल में इतने लॉज डाले गए कि 13 से 282 हो गया। ये 13 लॉ कब था, ये 1951 में था, और ये 282 लॉ कब हो गया, 2021 तक पकड़ लो। तो ये सब देख के 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज ऐड हुए हैं 9 शेड्यूल में, वो सभी पे जुडिशियल रिव्यू होगा और जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। मतलब द लॉज विच आर included in the 9th schedule after 24 April 1973 are open to judicial review, are open to judicial scrutiny। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज आपने 9 शेड्यूल में डाले हैं उन पे हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, उन पे हम वर्डिक्ट देंगे। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी लॉज 9 शेड्यूल में थे वो अभी भी इम्यून है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट उस पे लॉ नहीं बना सकती। अब ये होगा 9 शेड्यूल। अब इसके बाद आता है 10th शेड्यूल। देखो 10th शेड्यूल में क्या है, टेंथ शेड्यूल उनके लिए है जो अपने ही पार्टी को धोखा देते हैं एंड डिफेक्ट करते हैं। अपने ही पार्टी को धोखा देने वाले लोग, बागी जो मंत्री होते हैं, बागी जो विधायक होते हैं, तो उनके लिए 10th शेड्यूल लाया गया। 10th शेड्यूल में एक लॉ बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल में एक लॉ डाला गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब कोई भी डिफेक्ट करेगा अपने पार्टी को, कोई भी अपने पार्टी को धोखा देगा तो उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 10th शेड्यूल किन के लिए है, बागी मंत्रियों के लिए है, बागी विधायकों के लिए है। ठीक है, अब देखो 11th शेड्यूल, ये किसके लिए लाया गया था 11th शेड्यूल, तो ये पंचायत के लिए लाया गया था, पंचायत के लिए लाया गया था। रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट, हमने पंचायत को क्या दी, रिकॉग्निशन दी पंचायती राज को। थर्ड टियर गवर्नमेंट, थर्ड टियर गवर्नमेंट है, ये थर्ड टियर गवर्नमेंट है, थर्ड टियर गवर्नमेंट है। अब पंचायत गांव में सेवा करते हैं लोगों की, पंचायत का एक अलग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिस्टम है, एक न्यू थर्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, पंचायती राज। अब 11th शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया। तो ये कैसे इंक्लूड हुआ, पंचायती राज कैसे इंक्लूड हुआ 11th शेड्यूल में, तो वो इंक्लूड होता है तुम्हारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, अब 12th शेड्यूल में, 11th शेड्यूल में क्या आया, पंचायत। ठीक है, रिकॉग्निशन टू द पंचायत इन 1992 बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 12th शेड्यूल में क्या है, जो आखिरी शेड्यूल है उसमें क्या है, उसमें क्या है, म्युनिसिपैलिटीज। हमने म्युनिसिपैलिटीज को रिकॉग्निशन दी, इसको भी 1992 में हमने रिकॉग्निशन दिया बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और एंटी डिफेक्शन लॉ को कैसे हमने ये कब आया एंटी डिफेक्शन लॉ, ये एंटी डिफेक्शन लॉ आता है 1985 में बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आता है। इस तरीके से मैंने आपको 12 शेड्यूल करवा दिए हैं। थैंक यू।